कहानी की शुरुआत में हमें चोरों की एक गैंग दिखाई जाती है जिनका इरादा आज तक की सबसे बड़ी चोरी करना था। जैसे तैसे पूरी गैंग बैंक में घुस जाती है और लोगों को बंदी बना लेती है। ये पूरी चोरों की गैंग इतनी लापरवाह थी कि उन्होंने लोगों के सामने ही अपना मार्क्स उतार दिया, क्योंकि लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी उनमें से एक बंदा, जो कि बैंक का मैनेजर था, उसने धीरे से पट्टी हटाकर देखने लगा। इतने में ही एक चोर ने उसे पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसकी आंखों की पट्टी उतार दी। वह बोला, डर मत, आराम से देख ले। मैनेजर इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि चोरों का मुंह देखना मतलब मौत को दावत देना था। लेकिन हैरानी की बात, इन चोरों को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सभी बंदियों की आंखों की पट्टी उतरवा दी, पर फिर भी किसी को मारने का इरादा नहीं था। असल में उनके प्रोफेसर ने साफ आदेश दिया था कि इस मिशन में किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन चोरों ने पुलिस पर सीधे गोली नहीं चलाई, बस हवा में इधर उधर फायरिंग की और कुछ स्मोक बम फेंककर गायब हो गए। यह अजीब हरकत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। उनसे निपटने के लिए पुलिस की टॉप नेगोशिएटर किम जी को बुलाया गया। उन्होंने आते ही किसी तरह चोरों से संपर्क किया और पूछा, तुम्हें भागने के लिए कितने हेलीकॉप्टर चाहिए? चोरों के मास्टरमाइंड प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा, बस एक। ये सुनकर एक ऑफिसर तुरंत खुश हो गया, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, मतलब चोर सिर्फ 4 होंगे। उन्हें लगा एक छोटी सी कमांडो टीम भेजकर सब खत्म किया जा सकता है। लेकिन किम जी सावधान थीं। उसे शक था कि प्रोफेसर झूठ बोल रहा है, पर तब तक देर हो चुकी थी। कमांडो पहले ही प्रिंटिंग फैक्ट्री के पीछे पहुंच चुके थे। उन्होंने बैंक के अंदर घुसने के लिए दरवाजे में एक छोटा छेद बनाकर कैमरा अंदर डाला, और जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। अंदर तो दर्जनों हथियारबंद चोर उनके लिए तैयार खड़े थे। अगर वे दरवाजा तोड़ते तो सीधा गोलियों से छलनी हो जाते। अब सब कुछ साफ था। प्रोफेसर ने गलत जानकारी देकर पुलिस को फंसाया था। इस बीच एक नई खबर आई। चोरों ने बंदियों के वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिए थे, और हैरानी की बात, बंदियों ने भी चोरों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। यह चोरों की चाल थी, ताकि कोई भी उनमें और बंधकों में फर्क न कर सके। उन्होंने बंधकों को खिलौने वाली बंदूकें भी दे दी थीं। लेकिन और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि बंधकों में एक प्रेसिडेंट की बेटी भी थी। दरअसल चोरों का असली मकसद अपने लिए नई करेंसी छापना और उसे सही सलामत अपने साथ ले जाना था। उनका मकसद 5 ट्रिलियन वॉन ले जाने का था। उधर मैनेजर सीक्रेट तरीके से पुलिस से संपर्क करना चाहता था। फोन तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक प्लान था। उसने अपनी असिस्टेंट शाओ हुआ को भेजा कि वह उसकी स्मार्ट वॉच ढूंढकर पुलिस को मैसेज भेजे। शाओ हुआ ऑफिस में चुपके से घुसी और घबराहट में खोजते खोजते स्मार्ट वॉच मिल भी गई। लेकिन तभी एक चोर आ कियांग अंदर आ गया। शाओ हुआ डर गई और घबराकर बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, भूख लगी थी, कुछ खाने आई थी। आकियांग उसका यकीन करके मुस्कुराया और उसे खाने के लिए ब्रेड भी दे दी। लेकिन जैसे ही वह गया, शाओ हुआ ने दोबारा पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, पर आकियांग तुरंत लौट आया और उसके हाथ पकड़ ली। फिर उसकी कलाई पर पड़े नीले निशान देखकर उसे लगा कि वह सचमुच बंधक है, दुश्मन नहीं। इस तरह शाओ हुआ बच गई और उसने स्मार्ट वॉच मैनेजर को दे दी। लेकिन चोरों की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि मैनेजर के लिए अकेले में कॉल करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए वह वॉशरूम गया और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। बाहर 15 घंटे गुजर चुके थे। पुलिस को अब भी उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला था। किम जी लगातार काम कर रही थी, इसीलिए वह अपने दोस्त की दुकान पर थोड़ा आराम करने गई, और उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने बैठा वही आदमी डकैतों का लीडर प्रोफेसर था। उनके फोन बजने पर प्रोफेसर बहाने से दूसरी जगह चला गया। फोन पर बताया गया कि अगर मैनेजर स्मार्ट वॉच कनेक्ट करता है तो उसमें ट्रोजन डालकर अंदर का लाइव वीडियो मिल जाएगा। किम जी जैसे ही निकलने लगी, उन्होंने देखा कि प्रोफेसर चुपके से सुन रहा था। उन्होंने तुरंत उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश की और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रोफेसर ने ड्रामा शुरू किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगा तुम किसी और से मिल रही हो। किम जी को गिल्टी फील हुआ और माफी मांगकर चली गईं। प्रोफेसर ने तुरंत सारी जानकारी अपनी गैंग तक पहुंचा दी। अब सभी बंधकों को हॉल में लाया गया। दबाव बढ़ रहा था। मैनेजर ने मौका पाकर स्मार्ट वॉच से पुलिस का सिग्नल रिसीव किया, लेकिन उसी समय एक चोर ने उसे बुलाया। मैनेजर ने घबराकर स्मार्ट वॉच शाओ हुआ को दे दी। एक गैंग मेंबर ने मैनेजर को सबकी बारी बारी से जांच करने को कहा। शाओ हुआ की बारी आई और अलार्म बज गया। वह डर के मारे रो पड़ी। तभी पता चला उसका नेकलेस अलार्म का कारण था। लेकिन चोर जैसे ही पलटा, तभी स्मार्ट वॉच जमीन पर गिर गई। एक चोर भड़क गया और गुस्से में कहा, इस गद्दार को खत्म करो। शाओ हुआ को मारने भेजा गया। सब चुप थे। एक ही गोली की आवाज गूंजी और सभी लोग डर गए, लेकिन असल में आकियांग ने उसे नहीं मारा था। उसने शाओ हुआ को बचाकर ऐसे नाटक किया कि जैसे वह मर गई हो। उस चोर ने भी शरीर देखकर मान लिया कि वह मर गई है। नोट छापने का काम अच्छे से चल रहा था। चोर बंधकों से सुरंग खुदवाने लगे। यह नकली सुरंग पुलिस को धोखा देने के लिए थी। असल सुरंग दूसरी दिशा में थी। इस बीच आ कियांग के पिता को लगा उसका बेटा सचमुच हत्यारा है। गुस्से में वे सीधा दरवाजा
दरवाजा खोलकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। आकियांग ने उन्हें रोककर बताया, शाओहुआ अभी भी जिंदा है। तभी दरवाजे पर स्नाइपर की लाल लेजर उन दोनों पर पड़ गई। वे मरने ही वाले थे कि दर्जनों मास्क पहने साथी बाहर आए और उन्हें ढक लिया। पुलिस कंफ्यूज हो गई, कौन डकैत है और कौन बंधक। किमजी ने बंदूक चलाने से मना कर दिया। इस गड़बड़ी में फायदा उठाकर मैनेजर ने एक चोर की राइफल छीन ली और चोरों पर तान दी स्थिति बिगड़ गई और पुलिस ने गोली चला दी। देखने पर पता चला कि वो कोई चोर नहीं था, जिसे गोली लगी वो तो बैंक मैनेजर था जो अब घायल हो गया था। चोर ने उसे अंदर ले जाकर इलाज करना शुरू किया। पुलिस ने एक मेडिकल टीम भेजने की परमिशन ली। चोरों ने उनकी बात मान ली क्योंकि वे किसी को मरने नहीं दे सकते थे। मेडिकल टीम में एक अंडरकवर पुलिस वाला भी भेजा गया, चे शांगवेई, जिसकी चश्मे में कैमरा लगा था। लेकिन तेज दिमाग वाले चोर ने उसकी हरकतें देखकर उसे पकड़ लिया और उसे ऑपरेशन कराने को कहा। चे शांगवेई ने सच मान लिया कि वह पुलिस वाला है। चोरों ने उसे मारने की बजाय बंधक बना लिया, पर पुलिस का असली प्लान था अंडरकवर टीम को अंदर भेजना था। अंडरकवर टीम ने भी डाकुओं की तरह ही वही मास्क और कपड़े पहन लिए। वे वेंटिलेशन पाइप से होकर अंदर घुसे, सभी कैमरों से बचते हुए प्रिंटिंग फैक्ट्री में पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद वे बंधकों के बीच घुल मिल गए ताकि सही समय आने पर वे सभी चोरों को एक साथ पकड़ सकें। अंडरकवर एजेंट का पकड़ा जाना भी पुलिस की योजना का हिस्सा था ताकि चोरों का ध्यान उसी दिशा में लगा रहे। उधर ऑपरेशन पूरा होने ही वाला था, लेकिन गैंग का लीडर प्रोफेसर महसूस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह ध्यान से अंडरकवर एजेंट चा सांग वू को देख रहा था। वह बार बार अपनी आंखों और चश्मे को ठीक कर रहा था। प्रोफेसर ने तुरंत शक कर लिया कि उसके चश्मे में कैमरा लगा है जो बाहर पुलिस को उनकी हर हरकत की जानकारी भेज रहा है। इससे प्रोफेसर को समझ आया कि पुलिस की असली योजना सनशाइन स्ट्रैटेजी है, यानी एक और गुप्त टीम अंदर घुसने वाली है। ये सब समझते ही उसने तुरंत प्लान बी शुरू कर दिया। जैसे ही मेडिकल टीम बाहर निकलने लगी, अंडरकवर चा सांग वू हैरान रह गया। डाकुओं के पास मास्क और कपड़ों का एक दूसरा पूरा सेट भी तैयार था। अगर उसी समय अंडरकवर टीम अंदर आती तो 1 सेकंड में ही पकड़ ली जाती। चा सांग वू जैसे ही बैंक से बाहर निकला, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लान रोक दो, तुरंत प्लान रोक दो। लेकिन पुलिस को एक और बड़ा झटका लगा। प्रोफेसर ने चालाकी से चा सांग वू के मोबाइल में चोरी छिपे हैकिंग लिसनिंग डिवाइस लगा दिया था। पुलिस की हर चाल उलटी पड़ रही थी। इससे उन्हें शक हुआ कि कहीं पुलिस के अंदर कोई गद्दार तो नहीं है। जांच में पता चला कि 2 दिन पहले 2 टॉप नेगोशिएटर की कंप्यूटर फाइलें हैक हुई थीं। उनकी सारी निजी जानकारियां लीक हो गई थीं। इसीलिए इस केस को सिर्फ एक ही नेगोशिएटर मिस किमजे संभाल रही थीं। चोरों के पास भी एक सुपर हैकर था। इस कारण मामले पर शक और बढ़ गया। चा सांग वू ने खुद ही एक प्लान बनाया। अंदर छुपा एक अंडरकवर एजेंट ही खेल पलट सकता था। जब किमजे ने अंडरकवर टीम को पीछे हटने का आदेश दिया, एक अंडरकवर एजेंट समय पर बाहर नहीं निकल पाया और बंधकों में घुल गया। वह पुलिस की आखिरी उम्मीद था, लेकिन चोरों ने उसके चेहरे पर शक कर लिया। फैक्ट्री मैनेजर ने भी उसे पहचान लिया। संयोग से अमेरिकी प्रेसिडेंट की बेटी एनी ने उसकी मदद की और कह दिया कि वह स्कूल बस ड्राइवर है। लेकिन मैनेजर को शक बना रहा। गुस्से में उसने हाथापाई शुरू कर दी, जिसे पुलिस वाले ने संभाल लिया और अंत में अंडरकवर एजेंट ने सच्चाई बताई। वह पुलिस का आदमी है और प्रोफेसर को पकड़ने आया है। लेकिन बंधक और वह दोनों नहीं जानते थे कि प्रोफेसर तो बैंक में था ही नहीं। उन्होंने तय किया कि डेनवर नाम के डकैत को फुसलाकर एक कमरे में बुलाया जाए और उससे प्रोफेसर का असली चेहरा उगलवाया जाए। प्लान के अनुसार डेनवर को एक नोट मिला। वह खुश होकर कमरे में पहुंचा, लेकिन तुरंत बेहोश कर दिया गया। उसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन वह अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं बोला। उसी समय अंडरकवर को आदेश मिला कि अब पुलिस बल का प्रयोग करके अंदर घुसने वाली है, इसलिए उसे तुरंत अपना काम करना था। उसने अलार्म बजाया, फायर सिस्टम चालू किया और पूरे कमरे में धुआं भर दिया ताकि पुलिस टीम अंदर घुस सके। जैसे ही उसने हथियार ताना, एक गोली चली और वह गिर पड़ा। डाकू बर्लिन ने उसे समय रहते शूट कर दिया था। पुलिस का यह प्लान भी फेल हो गया। अब पुलिस ने दूसरे तरीके से चोरों को झुकाने का सोचा। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन का दबाव, क्योंकि डाकू एक भी बंधक को मार नहीं रहे थे। इससे पुलिस अभी उन्हें जान से नहीं मार सकती थी। दूसरी ओर धनाधन नोटों की छपाई चल रही थी। वहीं किमजे ने एक शर्त रखी, वह अंदर जाकर बंधकों की लाइव स्ट्रीम करेंगी कि वो ठीक है भी या नहीं। प्रोफेसर ने मजबूरी में हाँ कहा। अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रेसिडेंट की बेटी एनी अचानक रो पड़ी। उसके पास चोरों की एक गुप्त चिट्ठी थी जो वो उन्हें देने वाली थी। तभी एक चोर ने उसे रोक दिया। बाद में उससे वो चिट्ठी छीन ली गई। किमजे ने बंधकों की गिनती की और बताया कि एक आदमी गायब है। चोर घबरा गए क्योंकि वह गुमशुदा आदमी वही अंडरकवर था जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे। पब्लिक और मीडिया दोनों पुलिस पर भड़क गए। दबाव बढ़ने पर डाकुओं ने सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अंडरकवर एजेंट
को जिंदा बाहर दिखा दिया। असल में उसकी जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली थी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगा दिया कि पुलिस ने बंधकों की जान जोखिम में डाली। पुलिस ने छुपकर अंदर एजेंट भेजा। पुलिस के कारण बंधकों की जान खतरे में आई, जिसे सुनकर जनता का पूरा गुस्सा पुलिस पर उतर पड़ा। इस पूरी लड़ाई में चोर जनता की नजरों में जीत गए। अब उन्हें सिर्फ 3 दिन और चाहिए थे ताकि 5 ट्रिलियन वॉन छाप सकें और भाग सकें। इस बीच अच्छी खबर आई, भागने की सुरंग पूरी बन चुकी थी। इसी के साथ कोरियन मनी हाइस्ट सीजन 1 खत्म होता है। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और सीजन 2 चाहिए तो कमेंट करो।